Hello, learners. This side आकाश कुमार फ्रॉम ह्यूमैनिटास एंड ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th हिस्ट्री एक्सप्लेनेशन वीडियो का। सो इस पूरे वीडियो में हम पूरा चैप्टर समझने वाले हैं थ्रू माइंड मैप्स। ठीक है, तो आई फील कि माइंड मैप्स ज़्यादा बेटर वे होते हैं किसी भी चैप्टर को समझने का। एंड आई ऑल्सो फील कि ये जो होते हैं माइंड मैप्स ये काम आसान कर देते हैं व्हेन इट कम्स टू रिवीजन, व्हेन इट कम्स टू लर्निंग। ठीक है, ईज डाउन हो जाता है काम। ऑल्सो ह्यूमैनिटास के यूट्यूब चैनल पे बाकी वीडियोस आएंगी इन चैप्टर्स, फॉलोइंग चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन की, एंड क्लास 11 क्लास 12 दोनों की आएंगी फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स फॉर क्लास 11 एंड 12, ऑल्सो फॉर CUET एग्ज़ाम्स। उसके अलावा जो अपना प्रोजेक्ट है ह्यूमैनिटास का, उसमें आप लोग वेरियस जो मटेरियल्स होते हैं, जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं। हमारे कुछ कोर्सेज़ भी हैं, तो आप लोग उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वेबसाइट पे काम है। तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर राइटिंग इन सिटी लाइफ को। ठीक है, तो जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले बेसिकली मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ चैप्टर को और बुक को, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है। ये जो बुक है इसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एंड बहुत एंशिएंट टाइम से बहुत मॉडर्न टाइम्स तक का वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें रहेगा। तो आप लोग को कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। दैट इज़ फर्स्ट, कि कैसे टाइम्स और डेट्स को कैलकुलेट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं हिस्टोरिकल स्टडी में। BCE CE ये सब चीज़ें क्या होती हैं, टर्म्स क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए बिफोर डाइविंग इनटू एनी चैप्टर। सो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है इस यूट्यूब चैनल पे, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, मैं पिन कर दूँगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इंट्रोडक्शन चैप्टर क्या कहता है? इंट्रोडक्शन को हम इस तरीके से देखते हैं। लुक एट दिस, दिस इज़ आवर वर्ल्ड, ये हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड मैप है। एंड वर्ल्ड मैप में आप लोग देख पा रहे होंगे कि दिस इज़ आवर इंडिया, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। एंड अगर हम इंडिया से वेस्ट की ओर जाएं तो हम पाएंगे कि इस जगह पे लगभग टर्की और ये जो मिडिल ईस्ट का जो इलाका है, यहाँ पर एक कंट्री है इराक एंड सीरिया। एंशिएंट टाइम्स में इराक और सीरिया जो क्या बोलते हैं सिविलाइजेशन थी, वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के नाम से जानी जाती थी। अगर हम जूम इन करेंगे उस टाइम के मैप पे, ये मैप मैंने विकिपीडिया से लिया है। सो यू विल फाइंड कि मेजर ये जो पूरा एरिया है ये सिविलाइजेशन है मेसोपोटामियन। ठीक है, एंड यहाँ पर दो रिवर्स हैं। एक ये वाली रिवर है यूफ्रेटिस, जो सदर्न रीजन में बहती है, जो सदर्न पार्ट में बहती है। एंड एक नॉर्थ से आती है टिग्रिस। ठीक है, तो आज के जो मेजर सिटीज़ हैं उस रीजन में, लाइक दियाबकीर और नाइनेवा हो गया या फिर बगदाद हो गया, ये सब हमारे टिग्रिस रिवर पे हैं। एंड करबला वगैरह ये जो हैं हमारे यूफ्रेटिस रिवर पे हैं। बट यहाँ पर चैप्टर में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दो रिवर्स आपको याद करना है। एंड मेसोपोटामिया का नाम भी ऐसे ही पड़ा कि मेसोपोटामिया का बेसिकली वर्ड का मतलब होता है मेसोस, मीनिंग मिडिल, एंड पोटामस मीनिंग रिवर, नदियाँ। ठीक है, तो मेसोपोटामिया का मतलब होता है एक ऐसा लैंड जो कि दो रिवर्स के बीच में है। सो वट एवर लैंड विदिन बिटवीन दीज टू रिवर्स वॉज कॉल्ड मेसोपोटामिया। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ देखेंगे, और वो चीज़ ये है कि यहाँ पर मेजर सिटीज़ भी इस चैप्टर में जो तुम मेजर सिटीज़ देखने वाले हो, उसके बारे में जो पढ़ने वाले हो, वो भी सिटीज़ तुमको देखेंगी। लाइक नॉर्दर्न पार्ट में मारी सिटी है, देन उर है, उरुक है। ठीक है, एंड बहुत सारी और भी सिटीज़ हैं जो हमारे बुक में मेंशन नहीं है। ठीक है, हम थोड़ा सा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेस्ट में तुम देखोगे मेडिटेरेनियन सी है, एंड यहाँ पर एक टापू है जो कि सिप्रस है। सिप्रस से बेसिकली कॉपर आता था, इसलिए सिप्रस इंपॉर्टेंट है, याद करना। नॉर्थ में स्टेपीज़ हैं। नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में स्टेपीज़ है। ठीक है, एक मिनट। सो नॉर्थ में तुम्हारे पड़ जाते हैं स्टेपीज़। स्टेपीज़ क्या होते हैं? स्टेपीज़ होते हैं तुम्हारे ग्रासलैंड्स, घास के मैदान। ठीक है, कॉकासन स्टेपीज़ हैं बेसिकली, और जो सेंट्रल एशियन स्टेपीज़ होते हैं वो इसके पार्ट होते हैं। तो स्टेपीज़ यानी कि ऐसा इलाका था जहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री ज़्यादा इजी थी एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। ओके,
नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स पे और ईस्टर्न साइड्स पे तुमको दिखेंगी ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ये मेन रिवर है तुम्हारी टिग्रिस, ठीक है। एंड बाकी जो रिवर्स हैं वो इसकी सहायक नदियां हैं, दैट इज़ ये जो रिवर्स हैं ये ट्रिब्यूटरीज हैं टिग्रिस की। सो ये सपोर्ट करती थी कम्युनिकेशन वेज को, कम्युनिकेशंस के जो रास्ते थे उनको सपोर्ट करती थी ये ट्रिब्यूटरीज इन द ईस्टर्न पार्ट। एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में तुम देखोगे स्नो कवर्ड ट्री, मतलब ट्री कवर्ड माउंटेन्स हैं जो धीरे धीरे उनकी हाइट बढ़ रही है इस तरीके से। साउथ में डेजर्ट है, कुछ भी नहीं है साउथ में, ठीक है। तो साउथ में डेजर्ट है, वेस्ट में तुमको बता दिया, एंड पर्शियन गल्फ भी है साउथ में। पर्शियन गल्फ का मतलब हिंदी में ईरान, मतलब ईरान की जो खाड़ी है वो है पर्शियन गल्फ। सो ये जियोग्राफिकल ओवरव्यू था तुम्हारा इस पूरे सिविलाइजेशन का, ठीक है। अब हम फिर भी इंट्रोड्यूस करेंगे इस चैप्टर को एनीवेज। सो लैंड बिटवीन टू रिवर्स हमने देख लिया, ठीक है। ये अपने प्रॉस्पेरिटी, सिटी लाइफ, अर्बन लाइफ, दैट इज़ लिटरेचर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी के लिए जाना जाता था। ये मेन चीज़ है कि हम इस सिविलाइजेशन को पढ़ क्यों रहे हैं। बहुत सारी सिविलाइजेशन हैं यार, बट हम इसी सिविलाइजेशन को क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये रीजन्स हैं। यहाँ की सिटी लाइफ, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी रिमार्केबल थी, ठीक है। राइटिंग सिस्टम और लिटरेचर जो था वो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, नॉर्दर्न सीरिया और पूरे आसपास के पूरे रीजन में कुल मिला के वो स्प्रेड होता गया अक्रॉस टाइम। जैसे जैसे ये सिविलाइजेशन आगे बढ़ता गया स्प्रेड होता गया इनका जो भी लिटरेचर और राइटिंग सिस्टम था, एंड उन्होंने वहाँ पर भी डेवलपमेंट किया बाकी सारे जो भी हैं राइटिंग स्टाइल में और सिविलाइजेशनल व्यू पॉइंट्स अगर हम देखें तो। सो कुल मिला के हमने देख लिए 3 पॉइंट्स। देन ब्रोंज एज का के टाइम पे डेट बैक कर सकते हैं, ठीक है। ब्रोंज एज अराउंड 3000 BC के अराउंड चल रहा था, तो वो टाइम पीरियड है मेसोपोटामिया का, ठीक है। एंड ये हमने देख लिया मेसोस और पोटामस का मतलब। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने से पहले अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो ये तुम्हारे लिए मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। तुमको क्या करना है, एक चीज़ याद रखनी है, फैक्चुअल बेसिस के लिए, अपने आंसर्स में फैक्ट्स को लिखने के लिए। 3000 में इस रीजन को सुमेर कहते थे। क्या कहते थे? सुमेर। देन अराउंड 2400 BCE, ठीक है। अगेन BCE CE की वीडियो तुमको देख लेनी चाहिए अगर तुमको नहीं पता है इसके बारे में। तो इस रीजन को अक्कद कहने लग गए, अक्कद 600 सालों बाद लगभग, ठीक है। देन अराउंड 2000 BCE इस रीजन को बेबीलोनिया, क्या कहने लग गए? बेबीलोनिया, ठीक है। एंड देन असीरिया अराउंड 1100। बस ये याद करना है तुमको, 3000, 2400, 2000 एंड 1100, ठीक है। ये याद हो गया तो तुमको ऑलमोस्ट मतलब 1/4 तुमको चैप्टर आ गया, ठीक है, क्योंकि तुम उसमें लिख सकते हो आराम से, ठीक है। तो सुमेर, अक्कद, बेबीलोनिया एंड असीरिया, साबा, ठीक है। तो मेसोपोटामिया में काबा, साबा, ठीक है। सुमेर, अक्कद, बेबीलोनिया एंड असीरिया। बेबीलोनिया असीरिया के बीच में अराउंड 1400 एक लैंग्वेज डेवलप हुई, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज डेवलप हुई? 1400 BCE, वो थी अरामाइक, ठीक है। ये एक लैंग्वेज थी। अच्छा, हम लैंग्वेज की बात करिए तो सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी थी? सुमेरियन लैंग्वेज थी, ठीक है। एंड इसकी एक स्क्रिप्ट थी और स्क्रिप्ट का नाम था क्यूनिफॉर्म। तो हम क्यूनिफॉर्म जब राइटिंग सिस्टम पढ़ेंगे ना तब हम डिस्कस कर लेंगे क्यूनिफॉर्म क्या था, ठीक है। ये हमने पॉइंट डिस्कस कर लिए। नॉर्थ का हमने देख लिया कि स्ट्रेच ऑफ अपलैंड था जो कि स्टेपीज कहते थे। अपलैंड कह लो, ग्रासलैंड्स कह लो, कुछ भी कह लो, बात बराबर है। यहाँ पर एनिमल हर्डिंग ज़्यादा प्रेफरेबल थी। अगेन वाई? सिंपली क्योंकि यहाँ पर ग्रासलैंड से यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं था। जो ग्रासलैंड थे वो प्लेन नहीं थे, वो प्लेट्यू टाइप में थे, ठीक है। अप्स एंड डाउन स्लोप्स थे उनके, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं था, ठीक है। एग्रीकल्चर कहाँ पॉसिबल होता है यार? जहाँ पर प्लेन होती है लैंड, ठीक है। तो एनिमल हर्डिंग जो थी वो बेटर लाइवलीहुड प्रोवाइड करती थी देन एग्रीकल्चर। साउथ में डेजर्ट था एंड इंटरेस्टिंगली जो सबसे पहली सिटीज़ थी और राइटिंग सिस्टम था वो साउथ में ही मर्ज हुआ। क्वेश्चन इज वाई? ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। होता क्या था, आंसर भी अगले पॉइंट में है, और आंसर ये है कुछ इस तरीके से कि ये जो नदियाँ थी ना यहाँ पे, यूफ्रेटिस और टिग्रिस, ठीक है,
वेट, ये जो यूफ्रेटिस है एंड ये जो टिग्रिस रिवर है, ये साउथ में जब आती है ना, कोई भी नदी तुम देखोगे शुरुआती दौर में वो ज़्यादा फर्टिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है लैंड्स में। वो जब तक सिल्ट मतलब फाइन मड, दैट इज़ कीचड़, जब तक वो कीचड़ कैरी नहीं करेगी, जब तक कीचड़ पैदा नहीं करेगी वो, तब तक वहाँ पर एग्रीकल्चर ऑप्टिमम लेवल पे हो ही नहीं सकता। सदर्न रीजन तक आते आते जो होते हैं पार्टिकल्स, सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं कंकड़ वगैरह, ये बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाते हैं और इतने ज़्यादा फाइन हो जाते हैं कि कीचड़ का रूप ले लेते हैं। लाइक यहाँ पर दलदल बनती है, कीचड़ होता है, फाइन मड होता है यहाँ पे। और फाइन मड इज़ अ बून फॉर वॉट, बून फॉर वॉट, वरदान किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए वरदान है, सॉरी, ठीक है। सो ये बात है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्योंकि 4 सिटीज़ इसलिए इमर्ज हुई क्योंकि यहाँ पर जो यूफ्रेटिस और टिग्रिस रिवर्स थी आके ऑलमोस्ट मिलती हैं एंड यहाँ पर बहुत सारा सिल्ट लेके आती हैं, ठीक है। एंड क्योंकि सिल्ट लाती हैं, एग्रीकल्चर पॉसिबल था, एग्रीकल्चर पॉसिबल था तो प्रोडक्शन होता था, प्रोडक्शन होता था तो लोग यहीं पर सेटल होते थे, सेटल होते तो सिटीज़ बनती थी। अब जहाँ पर सिटीज़ बनेंगे वहाँ पर एराइटिंग सिस्टम अगर होगा तो होगा डेवलप, तो ये रीज़न है, ठीक है। फ़िश अवेलेबल था रिवर्स में और डेट पाम्स फ्रूट देते थे समर्स में, तो ये लोग अपना न्यूट्रिशन इस तरीके से लेते थे, ठीक है, फ़िश और डेट पाम से। ये सब तुम देख लेना, याद कर लेना, ठीक है। देन ईस्ट में, क्योंकि अभी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं कि लोग क्या न्यूट्रिशन लेते थे, क्या खाते थे, ठीक है, इसलिए हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे नहीं। साबा याद रखना, साबा कभी मत भूलना, ठीक है। तो मेसोपोटामिया में क्या था? साबा, साबा मीन सुमेर, अक्कड़, बेबीलोनिया और अशीरिया। अशीरिया बेबीलोनिया के बीच में एक आई थी ना लैंग्वेज, कौन सी थी? कमेंट कर देना। साउथ हमने पढ़ लिया, नॉर्थ पढ़ लिया, ईस्ट पे आते हैं। ईस्ट पे हमने देखा था जस्ट कि टिग्रीज की जो ट्रिब्यूटरीज थी, जो सहायक नदियाँ थी, वो रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती थी, ठीक है। तो फ्रॉम द ईस्टर्न रीजन हम ट्रेड करते थे वहाँ पर, वहाँ से टुवर्ड्स मेसोपोटामिया, किसके ज़रिए? इन्हीं ट्रिब्यूटरीज के ज़रिए, ये जो छोटी छोटी नदियाँ जो टिग्रीज में आके मिलती थी ईस्टर्न रीजन में। एंड फिर अंडुलेटिंग प्लेन्स, यानी कि ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जो प्लेन्स होते हैं, ये धीरे धीरे माउंटेन्स में बदलते रहते हैं। इस तरीके का ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन दिया है इन्होंने, ज्योग्राफी की डिस्क्रिप्शन दी है। एंड माउंटेन्स लॉ प्रोड्यूस्ड मीट, मिल्क एंड वुल इन अबंडेंस, क्योंकि यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री हो सकती है इस रीजन में भी, ठीक है। एग्रीकल्चर यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं था। तो जब एनिमल हस्बेंड्री हो रही है तो मिल्क, मीट एंड वुल की कमी नहीं होगी, ठीक है। तो ये था इसमें। वेस्ट में मेडिटेरेनियन रीजन था जहाँ पर एक बहुत ही कमाल का आइलैंड था सिप्रस, जो कि अभी भी उसका नाम सिप्रस ही है, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ सिप्रस। एंड वहाँ से कॉपर आता था, कॉपर को आई गेस ग्रीक में सिप्रस ही बोलते हैं, सिप्रस से ही कुछ रिलेटेड वर्ड होता है, इसलिए उसका नाम सिप्रस ही पड़ गया, बिकॉज वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कॉपर सिप्रस से मिला फर्स्ट, हिस्ट्री में पहली बार, ठीक है। बट इन स्पाइट ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी, एग्रीकल्चर जो हमने डिस्कस किया कि वो फाइन मड की बात करी थी ना हमने, इसको हम सिल्ट भी बोलते हैं, ये तो आता था, बट नेचुरल फर्टिलिटी इसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत बार, इसकी वजह से मतलब इसके होते हुए भी एग्रीकल्चर बहुत बार प्रॉब्लमेटिक था। क्यों मुश्किल था भाई? क्योंकि जो नेचुरल चैनल्स थे यूफ्रेटिस के, नेचुरल चैनल का मतलब जो नदियाँ थी यूफ्रेटिस की, वो बहुत ज़्यादा वाटर कभी कभार कैरी करती थी और बाढ़ आ जाती थी। तो फर्स्ट रीज़न क्या है कि बाढ़ आ जाती थी, क्योंकि कभी कभार बारिश ज़्यादा होती थी और बहुत ज़्यादा पानी कैरी करती थी और बाढ़ आ जाती थी। सेकेंड रीज़न क्या है कि जो बहुत बार ऐसा होता था कि जो आप स्ट्रीम में रहते थे वो इतना ज़्यादा पानी अपने फील्ड्स में डाइवर्ट कर लेते थे कि कभी कभार सदर्न जो रीजन था मेसोपोटामिया का, वहाँ पर पानी ही नहीं मिलता था इतना इनफ, इसलिए एग्रीकल्चर सूखा और बाढ़ दोनों के उसमें था, प्रभाव में था, इफ़ेक्ट में था, या कह लो तुम वल्नरेबल था एक तरीके से इन दोनों के लिए, ठीक है। एंड इसी रीजन की वजह से जो विलेजेस थे वो पीरियोडिकली रिलोकेट किए जाते थे हमेशा, ठीक है। सो ये था तुम्हारा इंट्रोडक्शन एंड जियोग्राफी ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अब हम सिटी लाइफ पे आते हैं धीरे धीरे, ठीक है। सिटी लाइफ पे आने से पहले आई फील कि तुमको एक ओवरव्यू दे देना चाहिए अब चैप्टर का, ठीक है। तो चैप्टर का ओवरव्यू कुछ इस तरीके से कि जो चैप्टर है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन,
ये कुछ छोटे मोटे पार्ट्स में बटा हुआ है। फर्स्ट इज तुम्हारा जो जियोग्राफिकल पार्ट है, ठीक है। ज्योग्राफी में हमने देख लिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एनसीओ हमने देख लिया। देन कम्स, अच्छा इसमें एक सब टॉपिक था एग्रीकल्चर वाला, वो भी हमने देख लिया। देन कम्स अर्बन लाइफ, ठीक है। अर्बन लाइफ में हमको बेसिकली सिटीज़ देखनी है एंड सोसाइटी देखनी है, ठीक है। सोसाइटी एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है। सिटीज़ जो है उसमें हमको 3 सिटीज़ देखनी है, मारी, वैसे हम सबसे पहले मारी नहीं देखने वाले, उर एंड उरुक, ठीक है। ये 3 सिटीज़ के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। देन कम्स मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की लेगेसी, राइटिंग एंड अदर थिंग लाइक मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी वगैरह का कॉन्ट्रीब्यूशन। ये मेन थीम है इस चैप्टर का, राइटिंग एंड सिटी लाइफ, बेसिकली सिटीज़, ठीक है। बाकी कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं वो हम देख लेंगे। तो ये थीम है। अगर तुम कोई नोटबुक लेके बैठे हो तो वेल एंड गुड, उसको लेके प्लीज़ बैठे मत रहो, लिख लो, ये फ्लो चार्ट बना लो ताकि तुम्हारे लिए ईजी रहेगा बाद में, ठीक है। लेट्स कम बैक टू द चैप्टर। सिटी लाइफ, सिटीज़ और टाउन्स जो थी मेसोपोटामिया में, उनका क्या मतलब था? क्या केवल यहाँ पर बड़ी पॉपुलेशन रहती थी इसलिए सिटीज़ टाउन्स थी? नहीं। सिटीज़ टाउन्स सिग्निफाई करती थी, क्या दर्शाती थी? एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। ऑर्गेनाइज सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर होगा ही होगा। जिनके पास सोशियोलॉजी है वो जानते होंगे इस बात को, ठीक है। क्योंकि अगर काम बटे हुए हैं उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए आपको सोसाइटी में, और जब सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड है, संगठित है, ठीक है, काम अगर बटे हुए कि इस क्लास को पर्टिकुलरली क्या करना है, उस ग्रुप को पर्टिकुलरली क्या करना है, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है क्योंकि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को सपोर्ट कर रहा होता है। फार्मर्स जो होते हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री ट्रेड को सपोर्ट करती है, ट्रेड बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, इकोनॉमिक सिस्टम था। और मेसोपोटामियंस के लिए सिटीज़ का मतलब केवल पॉपुलेशन से नहीं था, बट एक डाइवर्स स्टाइल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, डाइवर्स सेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दैन डिवीजन ऑफ लेबर, इनके मार्क्स थे, ठीक है। जो टेम्पल टाउन था उरुक का, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। फ्रॉम अराउंड 5000 BC सेटलमेंट्स जो होती थी सदर्न मेसोपोटामिया में स्टार्ट हो गई थी, एंड उरुक सबसे अर्लीस्ट टाउन्स में से एक था। हमने जस्ट मैप पे देखा था यहाँ पे कि उरुक यहाँ पर लगभग यहाँ पर था, जस्ट ये रहा उरुक, ठीक है। और उरुक पास में ही थे, मारी बहुत ज़्यादा दूर था और वो नॉर्दर्न रीजन में था। और नॉर्दर्न रीजन में लाइक तुमको पता है स्टेपीज़ का वो था जोग्राफिकल फीचर प्रेवेलेंट था, इसलिए मारी एक पेस्टोरल टाउन था। दैट इज़ पेस्टोरल यानी कि वहाँ पर नोमैडिक एनिमल हस्बेंड्री वाले चीज़ें ज़्यादा होती थी, ठीक है। सो उरुक को डिस्कस करते हैं। उरुक को हम डिस्कस कर लेते हैं एक न्यू पेज से। सो उरुक को हम प्यार से टेम्पल टाउन बुलाते हैं, ठीक है। इमेजिन करो तुम एक पर्सन हो और तुम रह रहे हो उरुक में, ठीक है, अराउंड 5000 BCE, ठीक है, 5000 ईयर्स अगो, सॉरी 5000 ईयर्स अगो। सो इमेजिन तुम एक पर्सन हो और तुम 5000 ईयर्स अगो एक सिटी में रह रहे हो जिसका नाम है उरुक, ठीक है। उरुक में तुम देखते हो एक छोटा सा श्राइन है, तुम एक टाइम ट्रैवल हो रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो तुम्हारी एज कुछ इफेक्ट नहीं होगी। छोटा सा श्राइन है, ठीक है, जो कि ग्रेजुअली क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, बिकम्स लार्जर, ठीक है। लार्ज कैसे होगा? इसके अराउंड क्या होगा, जो होंगे रूम्स डेवलप होंगे, ठीक है, एंड कॉर्टयार्ड्स भी डेवलप होंगे। कॉर्टयार्ड्स क्या होता है?
कॉर्टयार्ड्स मतलब आंगन, ठीक है। सो एक छोटा सा श्राइन है, उसके अराउंड रूम डेवलप हुए, ठीक है, बहुत सारे रूम डेवलप हुए इस तरीके से, श्राइन, रूम 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 रूम, एंड फिर एक आंगन, एंड फिर उसके अराउंड फिर से रूम। तो ये ऐसे ग्रेजुअली बड़े होते थे, ठीक है। बट जब ये बड़े होते गए तो कुछ चीज़ें इनमें ऐड होती गई, ठीक है। जैसे आउटर वॉल्स थे इनके, वो इन एंड आउट पैटर्न में बने होते थे, ठीक है। एंड ये जो पूरा टेम्पल था ये मेड ऑफ अनबेकेड ब्रिक्स, ठीक है। यानी कि कुल मिला के, थोड़ी सी राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, बट कुल मिला के जो टेम्पल टाउन था उसमें यही चीज़ें थी बेसिकली मेनली, ठीक है। जो अर्लीस्ट टाउन थे वो स्मॉल श्राइन थे मेड ऑफ अनबेकेड ब्रिक्स, जो कि ग्रेजुअली बड़े होते गए, ठीक है, अक्रॉस द टाइम, ठीक है। 3000 BC ब्रोंज जो टूल्स थे वो यूज़ होने लग गए फॉर वेरियस क्राफ्ट्स, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होने लग गए। एंड टेम्पल में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत प्रेवलेंट थी, लाइक टेम्पल जाना जाता था प्रोसेसिंग ऑफ प्रोड्यूस के लिए, लाइक ऑयल प्रेसिंग हो गया, ग्रेन ग्राइंडिंग हो गया, चक्की पीसना हो गया, स्पिनिंग हो गया, और बुनना हो गया, वीविंग हो गया, ये सब कुछ टेम्पल में होता था, ठीक है। और यहाँ पर देवी देवता भी तरह तरह के थे, ठीक है, लाइक मून गॉड थे उर के, ठीक है, और इनाना थी जैसे गॉडेस थी लव और वॉर की, ठीक है। तो प्रेम और युद्ध दोनों की देवी थी इनाना, ठीक है। तो ये कुछ लाइक डेटीज़ थे, देवी देवता थे, जो जिनकी लोग पूजा करते थे इन टेम्पल्स में, और इन्हीं टेम्पल्स को इन्हीं के लिए बनाया जाता था। यहाँ पर लोग क्या करते थे, ग्रेन कर्ड और फिश लाते थे, ठीक है, ग्रेन कर्ड और फिश लाते थे और इनको चढ़ाते थे, और गॉड को माना जाता था थियोरेटिकल ऑनर। ग्रेन से एग्रीकल्चर, कर्ड और फिश से तो मैंने एनिमल हस्बेंड्री आ जाएगा, ठीक है। थियोरेटिकल ऑनर ऑफ व्हाट, एग्रीकल्चर फील्ड्स, द फिशरीज एंड हर्ड्स, ठीक है। तो क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड्स, कृषि, ठीक है, फार्मिंग, फिशरी और हर्ड्स, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री का जो कल्चर होता है उसका इनको थियोरेटिकल ऑनर माना जाता था, लाइक प्रभु माना जाता था, इसलिए ये लोग अपने प्रोड्यूस को लाते थे, ठीक है, एंड इनको चढ़ाते थे, ग्रेन कर्ड और फिश, ठीक है, ठीक है। डिपिक्शन ऑफ आर्म्ड हीरोज एंड देयर विक्टिम्स, ये बेसिकली टेम्पल की वॉल्स पे लिखा होता था। एंड जो टेम्पल टाउन था उरुक का, ये ओवर द टाइम बड़ा होता गया विथ सेवरल रूम्स और कॉर्टयार्ड इसके अराउंड ओपन कॉर्टयार्ड्स बनने लग गए, ये हमने डिस्कस किया था अभी जस्ट, ठीक है। तो जो टेम्पल था ग्रेजुअली अपनी एक्टिविटीज़ को डेवलप करने लग गया और मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन बन गया उरुक के टाउन में, इसलिए हम उसको इस टाइम पे एज द टेम्पल टाउन पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ होती थी, जो वॉर कैप्टिव्स होते थे, जो लड़ाई में हार जाती थी सेना, उनके जो जिनको बंदी बनाया जाता था और जो लोकल पीपल थे उस रीजन के, उनको लाया जाता था और टेम्पल में काम करवाया जाता था, या फिर डायरेक्टली रूलर के लिए काम कराया जाता था। तो दो ही काम थे, या तो रूलर के लिए काम करेगा या तो टेम्पल के लिए काम करेगा वो। और फिर हमने देखा टेम्पल की जो एनाटॉमी है, लाइक स्ट्रक्चर, आउटर जो वॉल्स थे वो इन एंड आउट पैटर्न्स में थे, ठीक है, इन एंड आउट पैटर्न्स में। और वो बेसिकली रीज़न तुम्हारे बुक में नहीं है, बट आई फील द रीज़न इज़ कि वो ताकि ऐड करने में, क्या ऐड करने में, रूम्स और भी ज़्यादा रूम्स ऐड करने में उनको तकलीफ़ ना हो, इसलिए वो इन एंड आउट पैटर्न में बनाते थे अपने टेम्पल वॉल्स को, ठीक है, ताकि इनको आगे इसको डेवलप करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो टेम्पल को, एंड वो ग्रेजुअली जैसे डेवलप होता गया था वैसे और डेवलप होता रहे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टेम्पल टाउन। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है तुमको टेम्पल टाउन में बेसिकली, ठीक है। अब हम आते हैं मारी पे, ठीक है। ट्रस्ट में कुछ नहीं पढ़ना है उसके अलावा तुमको टेम्पल टाउन के बारे में। नाउ मारी, मारी क्या है, मारी हमने मैप में देखा था, नॉर्दर्न रीजन में था मारी तुम्हारा, लाइक इस जगह पे था मारी। अगर मैं इसको मिटाऊंगा तो पूरा मिट जाएगा, इसलिए मैं मिटा नहीं रहा इसको। लाइक यहाँ पर है तुम्हारा मारी, एंड यहाँ पर उर्क और उरुक हैं, ठीक है। सो अब हम मारी के बारे में पढ़ेंगे, ओके। मारी को सिमिलरली जैसे उरुक को बोलते थे टेम्पल टाउन एक सदर्न रीजन में, वैसे मारी को बोला जाता है एक ट्रेडिंग टाउन एक पैस्टोरल रीजन में। पैस्टोरल रीजन कौन सा होता है,
ऐसा रीजन जहाँ पर एनिमल हर्डिंग प्रेवेलेंट होती है, ठीक है, जहाँ पर ग्रासलैंड्स होते हैं। हमने देखा लाइक नॉर्थन में, हमने अभी जस्ट पढ़ा था ना ज्योग्राफी, नॉर्थ में क्या था, स्टेपीज, एक स्ट्रेच अपलैंड थे, ठीक है, जिनको स्टेपीज बोलते थे या स्ट्रेच ग्रासलैंड बोल लो, उनको स्टेपीज बोलते थे। स्टेपीज घास के मैदान थे एंड वहाँ पर एनिमल हर्डिंग ज़्यादा पॉसिबल थी बिकॉज एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं था। वाई? सिंपली बिकॉज एग्रीकल्चर के लिए प्लेन लैंड चाहिए होता है एंड ग्रास लैंड जो थे वो जो पहले से थे वहाँ पर वो सपोर्ट करते थे एनिमल हर्डिंग वाले कल्चर को वहाँ पे, तो वहाँ पर एनिमल हर्डिंग करते थे लोग ज़्यादातर, ठीक है। बट अगेन जो मारी था एक इम्पॉर्टेंट टाउन था फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, बिकॉज सिंपली बिकॉज अगर हम इस मैप पे जाएं एंड अगर मैं इसको मिटाने की कोशिश करूं, नहीं मिट रहा। अगर इस जगह पे मारी है, किस जगह पे, इस जगह पे, यहाँ पर तुम देखोगे कुछ नदियाँ आके मिल रही हैं, यूफ्रेटिस और ये कुछ नदियाँ हैं एंड ये बीचों बीच लोकेटेड है। यहाँ से ना कि मेडिटेरेनियन सी दूर है, ना नॉर्दर्न इलाका दूर है, ना टर्की दूर है, ना पूरा मेसोपोटामिया तो दूर है ही नहीं, ठीक है, एंड ना सदर्न रीजन दूर है। यहाँ से बहुत अच्छे से ट्रेड हो सकता था बिकॉज यहाँ पर एग्रीकल्चरल गुड्स भी आते थे एंड पेस्टोरल जोन तो था ही, तो एनिमल हर्डिंग से भी गुड्स प्रोड्यूस होते थे, वुल हो गया, मीट हो गया, वो सब फिश वगैरह, वो सब यहाँ पर ट्रेड होता था। सो एक ट्रेडिंग टाउन था मारी एंशियंट टाइम में, ठीक है, एक ऐसा ट्रेडिंग टाउन था जहाँ पर लाइक वेरियस चीज़ों का एक्सचेंज होता था, ठीक है। तो इसलिए मारी को हम एज अ ट्रेडिंग टाउन पहचान रहे हैं इस चैप्टर में। एनसीईआरटी भी ऐसे ही कर रही है। तो ये लोकेटेड था यूफ्रेटिस नदी में एक प्राइम पोजीशन में जहाँ पर ट्रेड बहुत अच्छे से पॉसिबल था। अच्छा, कैसे पॉसिबल था और क्या क्या चीज़ें ट्रेड होती थी, कैसे पॉसिबल था, तो हमने डिस्कस कर लिया बिकॉज वो प्राइम पोजीशन में था, एक ऐसे रीजन में लोकेटेड था जहाँ से ट्रेड अच्छे से हो सकता है। अब तुम बताओ, ये यूफ्रेटिस है, ये टिग्रिस है, ठीक है, यहाँ पर उर हैं, उरुक हैं एंड यहाँ पर मारी है, ठीक है। यहाँ से चीज़ें पास पड़ रही हैं, रीजन्स पास पड़ रहे हैं सारे। यहाँ से तुम अलाशिया कैसे ट्रैवल करोगे, यहाँ से तुम साउथ ट्रैवल कर सकते हो, यहाँ से तुम नॉर्थ कैसे ट्रैवल करोगे, पॉसिबल नहीं है ना, और उरुक से, ठीक है। एंड और उरुक बेसिकली यहाँ पर एनिमल हर्डिंग नहीं होती थी, यहाँ पर लिमिटेड स्कोप था प्रोड्यूस के ट्रेड के लिए, दैट इज़ एग्रीकल्चर गुड्स ही यहाँ पर प्रोड्यूस होते थे, तो वही ट्रेड होंगे यहाँ पे। बट मारी में दोनों गुड्स अवेलेबल थे, साउथ से आता हुआ एग्रीकल्चर गुड्स, नॉर्थ में जैसे मारी वाले पूरे रीजन में एनिमल हस्बेंड्री का जो गुड था वो पूरा यहाँ पर अवेलेबल था और यहाँ पर ट्रेड होता था बेसिकली, ठीक है। तो ट्रेड किन चीज़ों में होता था, इन वुड, कॉपर, टिन, ऑयल, वाइन और वेरियस अदर गुड्स। ये चीज़ों को देख लेना ध्यान से, इनके अलावा कुछ मत लिखना, ठीक है। एंड ट्रेड कैसे होते थे, हाउ, रिवराइन रूट्स, मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। जो रिवर्स थे वो मेन वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, ठीक है। दे वर कैरिड इन बोट्स अलॉन्ग द यूफ्रेटिस, क्योंकि मारी जो क्या बोलते हैं टाउन था वो यूफ्रेटिस नदी पे था, तो यूफ्रेटिस के अक्रॉस बोट्स से ही इनको मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाता था बिटवीन द साउथ एंड मिनरल रिच अपलैंड्स ऑफ टर्की, सीरिया, लेबनान। तो इन 3 रीजन से ट्रेड होता था। कैसे होता था, बोट से ट्रेड होता था, रिवराइन रूट से, ठीक है, नदी के रास्ते होता था, और किन चीज़ों का होता था, इन चीज़ों का होता था, ठीक है। नाउ अब तुमको एक क्वेश्चन होगा कि लाइक इनमें इन चीज़ों का ट्रेड होता था बट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता था, लाइक ट्रेड तो इन्हीं चीज़ों में होता होगा बट इसमें से कौन सी चीज़ बेची जाती थी मेसोपोटामिया से, कौन सी चीज़ खरीदी जाती थी, कौन सी चीज़ मंगाई जाती थी। तो जितने भी मेटल्स, स्टोन्स है ना, ये सारे इम्पोर्ट होते थे। तो जितने भी मिनरल्स हैं वो इंपोर्ट किए जाते थे मेसोपोटामिया में, बाहर से मंगाए जाते थे। एंड जितने भी एग्रीकल्चरल गुड्स हैं या एनिमल हर्डिंग का गुड है, ठीक है, वो एक्सपोर्ट किया जाता था बदले में। इसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ ट्रेड, ठीक है। कोई करेंसी नहीं थी इनकी, ये याद रखना तुम लोग, कोई करेंसी नहीं थी, ये चीज़ें इंपोर्ट की जाती थी तो बदले में ये चीज़ दे दी जाती थी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ और तुम लोग अगर अलाशिया में रह रहे हो, तुम अगर मुझे कॉपर दे रहे हो
तो मैं क्या पता 2 किलो वूल दे दूँ तुम्हें बदले में, और ट्रेड वहाँ पर सेटअप हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड होता था वहाँ पे। फॉर एग्जांपल टैबलेट्स जो थे, टैबलेट्स अभी हम आएंगे, टैबलेट्स क्या होते हैं। टैबलेट्स बेसिकली मिट्टी के बने होते थे, ठीक है। मिट्टी को इस आकार में एक ईंट जैसी ईंट बना दिया और उसको सुखाते थे धूप में, ये सन बेकेड थे, ठीक है। इनको भट्टी में नहीं वो किया जाता था, पकाया जाता था। और जब हल्के से गीले होते थे तो इन पे क्या बोलते हैं, पत्थर से खरोंचे बना बना के लिख देते थे लोग, ठीक है। तुमने आजकल भी देखा होगा इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो जो भी है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स पे तुमने देखा होगा जब तुम अगर कहीं विज़िट कर रहे होगे तो फॉर एग्जांपल एक टैबलेट था जिसमें मिला कि अलाशिया से कॉपर आता था, ठीक है। अलाशिया क्या है? अलाशिया नाम है सिप्रस का, ठीक है। सिप्रस को अलाशिया बुलाते हैं, जैसे इंडिया को भारत बुलाते हैं। और सिप्रस नाम ही बेसिकली कॉपर होता है, ठीक है। तो यहाँ से, क्योंकि ब्रॉन्ज जो था तुमको पता है मेन इंडस्ट्रियल मटेरियल था टूल्स और वेपन्स के लिए। बहुत सारे डोमेस्टिक टूल्स यूटेंसिल्स वगैरह ब्रोंज़ के होते थे और वेपन्स भी बहुत सारे ब्रोंज़ के होते थे, ठीक है। तो ब्रोंज़ के लिए मेन चीज़ होती है तुम्हारी कॉपर, एंड कॉपर आता था अलाशिया से, एंड बदले में उनको क्या देते थे हम लोग, एग्रीकल्चरल और एनिमल होर्डिंग के एक्सपोर्ट्स करते थे गुड्स को, ठीक है। तो मारी में किस तरीके से ट्रेड होता था? फर्स्ट चेक पॉइंट तुमको क्लियर है, किसका ट्रेड होता था, क्या और क्या चीज़ें मंगाई जाती थी, क्या भेजी जाती थी, तुमको पता चल गया। किससे ट्रेड होता था? अगेन बोट से ट्रेड होता था, गुड्स को बोट में कैरी करके नॉर्थ और साउथ रीजन से क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट किया जाता था अक्रॉस यूफ्रेटिस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज। फोर्थ किन रीजन से होता था? टर्की, सीरिया, लेबनान, अगेन सिप्रस या अलाशिया, ठीक है। ये क्लियर है तुमको, तो आगे बढ़ते हैं हम मारी में। मारी जो है बहुत लेट फ्लरिश हुआ। हमने अराउंड 5000 ईयर्स अगो BC देखा था कि उरुक जो टेम्पल टाउन था वो फ्लरिश हुआ था, बट ये 3000 साल बाद अराउंड 2000 BC फ्लरिश हुआ एज द रॉयल कैपिटल, बिकॉज ये सेंटर ऑफ ट्रेड था, इसलिए इसको कैपिटल सिटी भी बोलते थे, ठीक है। तो मारी वॉज अ पेस्टोरल सिटी, ट्रेडिंग सिटी एंड अ कैपिटल सिटी ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ना जब कैपिटल होगा तो इसमें किंग भी होंगे, राइट। तो किंग्स जो होते थे मारी के, उनको एमोराइट्स बोला जाता था। क्या बोला जाता था? एमोराइट्स, ठीक है। एंड एमोराइट्स की पहचान ऐसे की जाती थी हिस्टोरियंस के द्वारा कि वो लोगों ने कपड़े अलग तरीके से पहने थे जिस तरीके से ओरिजिनल लोगों ने पहने थे, तो बहुत ही डिफरेंटली वो लोग ड्रेसअप होते थे। एंड ये था किंग एमोराइट्स के बारे में एक पहचान कि वो लोगों का कपड़ा अटायर दूसरा होता था नॉर्मल लोगों से, ठीक है। तो इन्होंने एक काम किया था कि एक टेम्पल भी बनाया था मारी में फॉर दगान। दगान मतलब गॉड ऑफ द स्टेपीज़। अगेन स्टेपीज़ का गॉड क्यों? अगेन तुमको पता है क्यों, सिंपली बिकॉज मारी एक स्टेपीज़ वाले रीजन में था, एक पेस्टोरल जोन में था। और पेस्टोरल जोन यानी कि यहाँ पर ग्रासलैंड से, और ग्रासलैंड का मतलब है स्टेपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो होप्स हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, उनको कोई सुनने के लिए एक रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ। एंड रिलीजन में जो मेन डेटी थे वो थे दगान। हु वॉज दगान? ही वॉज रिगार्डेड एज द गॉड ऑफ स्टेपीज, ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रासलैंड, ठीक है। ताकि इनके जो एनिमल हस्बेंड्री का जो लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इनमें कुछ विघ्न ना पड़े, कोई मिस हैपनिंग ना हो, इसलिए लोगों ने एक टेम्पल बनाया था मारी में, ठीक है। ये भी हिस्टोरियंस को पता चला। तो ट्रेडिंग टाउन के बारे में तुम्हें पता है, कैसे रॉयल कैपिटल बना, कब बना, ठीक है। एंड क्या करा किंग्स ने, कैसे वो दिखते थे, ठीक है। टेम्पल बनाया था, एग्रीकल्चर भी होता था, एनिमल रेयरिंग ज़्यादा होती थी, ठीक है। मैंने जहाँ तक पढ़ा है एग्रीकल्चर का 20% हो रहा था, एनिमल रेयरिंग बाकी की 80% एनिमल रेयरिंग हो रही है यहाँ पे इस रीजन में, ठीक है। क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पर एक्सचेंज होता था यंग एनिमल्स का, लाइक मेला लगता था, पशु मेला लगता था, यंग एनिमल्स को ही एक्सचेंज करते थे, बेचते थे, चीज़ का, लेदर का और मीट का, फिश का, इन रिटर्न फॉर ग्रेन्स, ठीक है। तो तुमको एक चीज़ पता चल गई कि मारी में इंटरनेशनल तो कुछ नहीं है, लाइक इंटर रीजनल ट्रेड भी होता है। यानी कि मारी मतलब मेसोपोटामिया से टर्की का ट्रेड हो रहा है, मेसोपोटामिया से डिफरेंट रीजन का ट्रेड हो रहा है। बट तुमको ये भी पता लग गया विद इन इंट्रा रीजन ट्रेड भी हो रहा है, ठीक है। तो इंटर रीजन, ठीक है, अलाशिया से कॉपर आ गया वैसे, एंड इंट्रा रीजन दोनों ट्रेड हो रहे हैं। यानी कि मारी में जो लोग हैं वो लोग वुल बेच रहे हैं, उरुक से आने वाले
और से आने वाले लोगों को। तो दिस इज़ कॉल्ड इंट्रा रीजनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड भी हो रहे हैं। तो मारी में यही पढ़ना था तुमको, क्योंकि ट्रेडिंग के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा तुमको उसमें मारी डालना ही डालना है, उसमें लिखना ही लिखना है मारी के बारे में। देन कम्स और जो सिटी है बहुत प्यारी सिटी है, नॉर्मल सा टाउन है जहाँ पर लोग इन्जॉय करते थे अपने लाइफ को, ठीक है। तो और जो था 1930s में एक्सकेवेट होता है, इसकी खोज करते हैं। और में बेसिकली तुमको जितने भी डोमेस्टिक और टाउन प्लानिंग के क्वेश्चन बनते हैं ना, सारे और के मेंशन करने हैं तुमको, बिकॉज और में ही सब कुछ दे रखा है, वो और वाले टॉपिक में ही, ठीक है। तो तुम इमेजिन करो, अगेन तुम टाइम ट्रैवल कर रहे हो एंड तुम और सिटी में जाते हो। उस टाइम पे तुम देखते हो कि बहुत ही सकरी पतली पतली गलियाँ जहाँ पर तुम हाथ फैलाने की जगह नहीं तुम्हारे पास, एंड क्योंकि इतनी पतली है वहाँ पर बैलगाड़ी जा नहीं सकती है, ठीक है, अंदर। तो वहाँ पर बैलगाड़ी नहीं जा सकती अंदर गलियों में, तो सामान बाहर से कैरी करना पड़ता था। लाइक इतनी पतली गलियाँ हैं, ठीक है। अगेन जो गलियाँ हैं वो पतली के साथ साथ टेढ़ी मेढ़ी हैं, इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी हैं, बिकॉज घरों के शेप्स जो हैं इरेगुलर हैं, इरेगुलर शेप्स ऑफ हाउस प्लॉट्स, ठीक है। हाउस बोल लो या प्लॉट्स बोल लो, इनके शेप्स बहुत ही अलग अलग हैं। लाइक हमारे यहाँ तुम देखो प्लानिंग है लाइक एक रेक्टेंगुलर या फिर एक सिंपली एक स्क्वायर शेप में मिलते हैं हमको प्लॉट्स, ठीक है। बट वहाँ पर कोई मेजरमेंट नहीं था, इसलिए हाउस प्लॉट्स तुमको ऐसे दिखेंगे, कभी ऐसे दिखेंगे। लाइक अमीबा के तुमने 4 कॉर्नर्स बना दिए, कुछ इस तरीके का प्लॉट दिखेगा तुमको, ठीक है। बहुत अजीब व गरीब शेप्स में तुमको हाउस के प्लॉट्स दिखते हैं अगर तुम उस टाइम पे रहते हो। कहाँ पे? उर में, ठीक है। कहाँ पे? उर में। कोई स्ट्रीट ड्रेन नहीं थी भाई इतनी। अगर तुम लोग हाउस के प्लॉट्स नहीं बना सकते तो क्या गारंटी है तुम लोग स्ट्रीट ड्रेन्स बनाओगे, नालियाँ बनाओगे ठीक से? घर साफ़ नहीं तो नालियाँ कहाँ से साफ़ होंगी, ठीक है। तो हाँ, नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स थे, ठीक है। सांस लेने की जगह नहीं थी, गलियों में इतनी पतली थी। ऊपर से हाउसेस, मकान अलग ही ढांचे से बने हुए थे, ठीक है। रेगुलर शेप्स थी, कोई स्ट्रीट ड्रेन्स नहीं थी, ठीक है। हाँ, ड्रेन्स थी, स्ट्रीट ड्रेन्स नहीं थी लेकिन ड्रेन्स थी, नालियाँ थी। अब तुम कह रहे हो कि भैया आप नालियाँ भी बोल रहे हो, नालियाँ नहीं भी थी। तो जो हाउस होता है ना, वहाँ से जो रोड होता है, रोड कह लो या स्ट्रीट कह लो, हम इसको स्ट्रीट कहेंगे, इनके टुवर्ड्स एक ड्रेन का लाइन था, ठीक है। चैनल पाइपलाइन थी, क्ले पाइप्स, क्ले की बनी होती थी, क्योंकि अब आजकल पीवीसी की बनती हैं। वहाँ पर पीवीसी के कहाँ से पाइप मिलेंगी? तो क्ले पाइप्स मिली हुई पाई गई, ठीक है, इन द इनर कोर्टयार्ड्स। तो जो घर है उसका जो आंगन होता है, उसके अराउंड जो रूम्स होते हैं, इस तरीके का घर होता था उनका, पहली बात तो, ठीक है। अब तुम बोल रहे हो कि इरेगुलर शेप्स, हाँ इरेगुलर शेप्स यहाँ पर नहीं दिख रहा बिकॉज आंगन तुमको स्क्वायर दिख रहा है। हो सकता है उस टाइम पे बहुत ही अजीबो ढंग में आंगन हो। तो जो इनर कोर्टयार्ड्स हैं, जो अंदर वाले आंगन जो होते थे, वहाँ से क्ले पाइप्स दिखती हैं टुवर्ड्स द मेन डोर, एंड फ्रॉम ऑल द रूम्स, जितने भी क्ले पाइप्स थी ड्रेन की, वो कनेक्टेड थे टुवर्ड्स आंगन। तो जो भी रूम से गंदगी वगैरह साफ़ सफाई की आती थी वो आंगन में जाके गिरती थी, एंड आंगन से वो क्ले पाइप्स के थ्रू स्ट्रीट पे जाती थी। स्ट्रीट पे क्यों जाती थी? बिकॉज स्ट्रीट में कोई नालियाँ नहीं थी, तो वो सीधा रास्ते पे गिरती थी। ऊपर से लोगों में कोई वो नहीं था, सिविक सेंस नहीं था इस टाइम पे। सारे जितने भी हाउस होल्ड के वेस्ट थे वो अपने घर के सामने डाल देते थे। आज डाल के देखो तुम क्या झगड़ा होता है, ठीक है। तो इमेजिन करो तुमने एक आंटी को देखा वहाँ पर, और वो गेट खोलती हैं और पता नहीं क्या क्या फेंक रही हैं घर के सामने, ठीक है। एंड कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सामने वाली आंटी भी मज़े से फेंक रही हैं और आपस में बात चल रही है। तुमको कितना ऑड लग रहा होगा उस टाइम पे। तो जब भी बारिश होती होगी, तुम लोग इमेजिन कर सकते हो, जब भी डाउनपोर होता होगा, हेवी डाउनपोर, तो स्ट्रीट जो होती थी वो लेक्स में बदल जाती थी, रिवर्स ट्रिब्यूटरीज में बदल जाती थी, ठीक है। अलग ही यूफ्रेटिस नदी बन जाती थी। सो ये बात है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो जो लाइट होता था, अब लाइट की बात करते हैं। मेन घर कैसा होता था? लाइट जो होता था विंडोज से नहीं आता था, बिकॉज विंडोज़ थी ही नहीं, ठीक है। घरों में विंडोज़ थी ही नहीं, और जो लाइट आता था वो डोर से आता था, मेन डोर से। यहाँ पर एक डोर होगा इनके घरों का कुछ इस जगह पे, एंड यहाँ से लाइट आता था पूरे आंगन में, और आंगन से भी, आंगन खुला हुआ था, ऊपर कोई छत नहीं होती थी आंगन के, जैसे गाँव में होता है आजकल हमारे, ठीक है। तो पहले भी होता था गाँव में, तो आंगन खुली होती थी, ठीक है, और वहाँ से ही लाइट आती है रूम्स में, कोई विंडोज़ नहीं थी। क्या दर्शाता है? प्राइवेसी का इशू तो नहीं, प्राइवेसी का कंसर्न एक तरीके से हम गेस कर सकते हैं कि दर्शाता होगा फैमिलीज़ के बीच में, ठीक है। और कुछ सुपरस्टिशंस थे यहाँ पर घरों को लेकर के।
पहला था कि भाई अगर चौखट पे उठा हुआ कुछ तुमने लकड़ी का या फिर मिट्टी का बना दिया, अगर एक गेट है, मैं कैसे बनाऊँ गेट, ओह गॉड प्रॉब्लम हो गई ये तो। अगर ये दरवाज़ा है, अगर ये प्लेन है, मतलब कि सीधा चल जाओ, कुछ नहीं है, कोई ठोकर नहीं लगने वाली, तो चीज़ अच्छी नहीं है। बट अगर चौखट है, ठीक है, ऐसा कुछ बनाया कि तो कोई बिना देखे चलेगा तो वो गिर जाएगा मुँह के बल, ठीक है, अगर इस पर ये तुमने बनाया हुआ है उठा हुआ जो थ्रेशोल्ड है, तो ये लक्ष्मी का संकेत है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी घर में, ठीक है, वेल्थ आएगा। एक फ्रंट डोर जो कि बाहर के टुवर्ड्स नहीं खुलता है, ठीक है, टुवर्ड्स अनदर हाउस, दैट डिड नॉट ओपन टुवर्ड्स अनदर हाउस, दैट इज कुल मिला के जो अंदर की तरफ खुलता है वो लकी है। यानी कि फ्रंट डोर है वो अंदर की तरफ खुलना चाहिए, अगर अंदर की तरफ खुल रहा है तो बहुत ज़्यादा लकी है तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर बाहर की तरफ खुल रहा है तो अनलकी है, वो शैतान ले आएगा, ठीक है। इस तरीके से तुम याद कर सकते हो इसको। टाउन सिमेट्री, कब्रिस्तान उर में मिलता है। हालांकि जो ये लोग थे ज़्यादातर तो मतलब बहुत कॉमनली ऐसा प्रैक्टिस माना गया है कि घरों में ही दफना देते थे। कोई किसी की डेथ हो गई, घरों में ही दफना दिया। कितना अजीब है, बट ये लोग ऐसे ही करते थे। तो जो उर में जो टाउन सिमेट्री मिली है वो तो मिली ही है, बट उसमें जो ग्रेव्स मिले हैं केवल रॉयल्टी के ज़्यादा मिले हैं और कॉमनर्स के भी मिले हैं थोड़े बहुत। बट कॉमनर्स को अक्सर क्या करते थे ये लोग, जब स्पेस नहीं मिलती थी सिमेट्री में तो घरों में ही दफना देते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था। सो ये है अभी तक का तुम्हारा इन टाउन्स और सिटीज़ के बारे में, ठीक है। ऑल्सो मैं तुमको एक व्हाट्सएप लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, अगर तुमको कोई भी डाउट होगा तुम इस टॉपिक से, किसी भी टॉपिक से यार मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सीधा मुझसे पूछ लेना तुम, एंड मैं तुमको बता दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बिकॉज एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड उसमें कोई रोक टोक आई डोंट लाइक। नाउ हमने एक चीज़ डिस्कस ही नहीं करी, दैट इज़ सोशल लाइफ। सोशल लाइफ किस तरीके की थी, ठीक है। सोसाइटी भी तो एक पार्ट है, अर्बन लाइफ है तो सोशल लाइफ भी होगी। लोग किस तरीके से रहते थे, देखो पेट्रियार्की थी, जहाँ पर सिक्योरिटी नहीं होगी, जहाँ पर वॉर्स होंगे वहाँ पर पेट्रियार्कल सिस्टम डेवलप होता है। ये हिस्टोरिकल तुम कह लो थियोराइज्ड कंसेप्ट है या थियोराइज्ड आइडिया है, ठीक है। स्मॉल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो थी उनके पास मेजर शेयर ऑफ वेल्थ था, दैट इज़ इनइक्वालिटी थी, ठीक है, इनइक्वालिटी थी। एंड ये हमको पता लगता है रिमेन से, अवशेषों से। वाइट शेल, लेपिस लजुली, सेरेमोनियल डेगर्स ऑफ गोल्ड, ये सब हमको किंग्स और कुछ बहुत ही रेयर लोगों के साथ मिलते हैं, बहुत ही रेयरिटी में मिलता है हमको। बट कॉमनर्स के साथ हमको ब्रोंज मिलता है, बाकी सारे मेटल्स मिलते हैं जो कि कॉमन मेटल्स हैं। तो ये दर्शाता है कि इनइक्वालिटी रही होगी, ठीक है। एक जो फैमिली स्टाइल है वो न्यूक्लियर फैमिली का है, ठीक है, और फादर को हेड माना जाता था फैमिली का, ठीक है, दैट इज़ अगेन पेट्रियार्की। सो मैरिज पे आते हैं अब। ये कुछ खास नहीं था इसमें कि न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि एक मैरिड कपल है, हस्बैंड और वाइफ, एंड उनके ऑफस्प्रिंग्स जितने भी बाल बच्चे हैं वो रहते हैं, दैट्स इट। ये एक न्यूक्लियर फैमिली। अगर उसमें तुमने जैसे ही उनके मम्मी पापा ऐड किए तो न्यूक्लियर फैमिली नहीं रहती, वो ग्रैंड फैमिली हो जाती है। मैरिज लाइफ, ठीक है, मैरिज लाइफ में क्या होता था, मैरिज किस तरीके से होते थे, जैसा लाइक आज के टाइम पे होते हैं, कुछ खास डिफरेंस नहीं, वैसे ही होता था, ठीक है। कबूलनामा होता था कि डिक्लेरेशन होगा अबाउट विलिंगनेस टू मैरी दोनों तरफ से। उसके बाद गिफ्ट्स गिफ्ट्स का क्या मतलब है, एक्सचेंज किया जाते थे बोट्स पार्टीज़ के मतलब क्रॉस, ठीक है। और जो ब्राइड था वॉज गिवन, लाइक ब्राइड जो थी होती थी वॉज गिवन हर शेयर ऑफ द इनहेरिटेंस, ठीक है। उनको जो भी उनकी जो पारिवारिक संपत्ति थी, जो मायके से संपत्ति थी, वो उनको मिलती थी, ऐसा माना जाता है। और जो मैरिड सन था और उसकी जो फैमिली थी वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी ऑफन, ठीक है, ऑफन कुछ टाइम्स तक, ठीक है, वरना तो मेजर फैमिली टाइप तो न्यूक्लियर फैमिली थी। तो ये था मैरिज के बारे में तुम्हारा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं राइटिंग स्टाइल के बारे में, और लेगेसी पे नहीं तो डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग पे जाते हैं, ठीक है। मेसोपोटामियंस क्ले टैबलेट्स पे लिखते थे, वेट क्ले टैबलेट्स पे, एंड अराउंड 3200 BC के अराउंड से ये परंपरा शुरू हुई। अराउंड 3000 भी तुम इसको लिख सकते हो, बिकॉज 3000 के अराउंड एक स्क्रिप्ट आई थी जिसको हम बोलते थे, कौन सी स्क्रिप्ट, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। और कौन सी लैंग्वेज थी इसकी,
सुमेरियन, ठीक है, सुमेरियन लैंग्वेज थी। तो सुमेरियन लैंग्वेज की स्क्रिप्ट यूनिफॉर्म थी और ये अराउंड उसी टाइम आई थी जब ये लैंग्वेज डेवलप हुई थी, ठीक है, 3200 BC। तो फर्स्ट मेसोपोटामियन टेबलेट्स अराउंड 3200 BC के अराउंड हमको मिलते हैं। एंड पिक्चर्स लाइक साइंस और नंबर्स के इसमें हमको लाइक सिम्बल्स दिखते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म राइटिंग का मतलब हुआ कीलाकार हिंदी में। लाइक मैं तुमको दिखाता हूँ, यस, यहाँ पर तुम इस कॉर्नर में जो फोटो दिख रहे हो ये एग्जैक्ट ये एक रियल मेसोपोटामियन क्ले टैबलेट है। एंड तुम देख पा रहे होगे यहाँ पर कोडिंग नंबर दिया हुआ है हिस्टोरियंस के थ्रू, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर तुमको दिखेगा, हाँ क्या दिखेगा, लाइक एक कुछ सिंबल्स दिखेंगे। यहाँ पर सिंबल्स को परखना बहुत मुश्किल है, यहाँ पर कुछ सिंबल्स मेरे को ही दिख रहे हैं, ठीक है। एंड ध्यान से अगर तुम देखोगे तो तुमको दिखेगा कि लाइक एक वेज शेप, बहुत ही कीलाकार, बहुत ही नुकीली चीज़ से इस पर बस इनग्रेव किया है, घसा भी नहीं गया है। बिकॉज घसा गया होता तो लाइक एक अलग ही पैटर्न आता, बट यहाँ पर लाइक इनग्रेव किया है उस तरीके से। ये वर्टिकल 3 सिंबल्स तुमको दिख रहे होंगे, फिर ये हॉरिजॉन्टल, देन हॉरिजॉन्टल 2 सिंबल्स, देन एक सिंबल है, देन एक और सिंबल है, देन एक और सिंबल है, देन अगेन 2 सिंबल्स कम्स, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पर तुमको लाइक कुछ इंसान जैसे वो मिलेंगे अवशेष, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी तुमको कुछ ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। तो मैं एलियंस की तो बात नहीं कर रहा यहाँ पे, बट यहाँ पर तुमको लाइक इंस्क्रिप्शंस में बहुत सारे सिंबल्स दिखेंगे, अराउंड 1500 सिंबल्स, एक आध नहीं 1500 सिंबल्स, इवन 1500 भी नहीं, 1500 तो किसी और स्क्रिप्ट का मैंने बोल दिया। 5000 लिस्ट्स ऑफ ऑक्सन, हाँ 1500 सिंबल्स हैं बट 5000 मिलेंगे तुमको लिस्ट ऑफ ऑक्सन, फिश, ब्रेड लॉव्स, ठीक है, ब्रेड लॉव्स रोटी के टुकड़े जो भी हो गए। क्यूनिफॉर्म का मतलब होता है लैटिन वर्ड में क्यूनियस मीनिंग वेज, कीलाकार, ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे। एंड फॉर्मा मीन्स शेप, ठीक है। तो राइटिंग जो थी बिगैन हुई जब सोसाइटी को नीड पड़ी रिकॉर्ड रखने की ट्रांजैक्शंस की, ट्रेड ट्रांजैक्शन की, कि हम तो ट्रेड ट्रांजैक्शन का ये तो भूल ही जा रहे हैं, तो कोई ना कोई एक तरीका निकालो जिससे हम रिकॉर्ड रखें। तो क्ले को गीला किया, उसका टैबलेट बनाया, ईंट सा बनाया, और उस पर हल्का सा सूख गया जब, उस पर कीलाकार तरीके से वेज शेप में कुछ ना कुछ लिखने लग गए। ये एक स्क्रिप्ट बन गई जिसको हम कहते हैं क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, और एक लैंग्वेज का पार्ट था जिसको हम कहते हैं सुमेरियन, ठीक है। एंड इसका यूज़ होने लग गया फॉर वेरियस पर्पस, मेकिंग डिक्शनरीज, लीगल वैलिडिटी देने के लिए, लैंड ट्रांसफ़र को, जो किंग से काम होते थे वो नरेट करने के लिए। एंड जब सरफेस ड्राई हो जाता था, जब इसका सरफेस ड्राई हो जाता था ना, ठीक है, जब ये पूरा सूख जाता था, इस पर साइंस और प्रेस नहीं किया जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि तुमको पता है अगर ये एक बार सूख जाएगा तो इस पर तुम बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। ये तभी बनाए गए होंगे जब ये हल्के से गीले होंगे, ठीक है, ये जब गीले होंगे तभी इन पर बनाया गया होगा। इस पर तुमको एनिमल्स भी दिखेंगे इवन यहाँ पर इस जगह पे नॉर्थ में, ठीक है। तो ये बात है, वन द सर्फेस ड्राइड साइंस कुड नॉट बी प्रेस्ड ऑन टू अ टेबलेट। बाय 2600 BC द लेटर्स बिकेम यूनिफॉर्म, ठीक है, एंड द लैंग्वेज वॉज सुमेरियन। अराउंड अगेन वही 3000 के अराउंड लैंग्वेज तुम्हारी सुमेरियन आती है, और 2600 के अराउंड इनकी एक स्क्रिप्ट आती है, दैट इज़ यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, ठीक है। बट हमको टैबलेट्स 3200 BC से मिलते हैं, तो तुम अगर 32 BC 100 से यूनिफॉर्म लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज अगेन प्री यूनिफॉर्म स्टाइल ही था वो बेसिकली, कोई स्मूथ वे में नहीं लिखते थे वो लोग, ठीक है। बट एक और चीज़ ये है कि जो इसमें लेटर्स थे, अपार्ट फ्रॉम सिम्बल्स, जो लेटर्स थे वो सिलेबल्स को लाइक सिलेबल्स के फॉर्म में लिखे जाते थे, ना कि वॉवल ए एन दा के फॉर्म में नहीं, सिलेबल्स के फॉर्म में, जैसे ला, सा, रे, गा, मा, पा, ऐसे, ठीक है। तो जो एक कॉन्सोनेंट होता है, एक वॉवल को मिला करके जो 2 वर्ड्स का एक वो बनता है, सिलेबल बोलते हैं इसको, इस फॉर्म में मिलते हैं हमको यहाँ पर रिटन जो भी चीज़ें होती हैं वो, लाइक टेक्स्ट, ठीक है। तो इन पे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि 5000 तो लिक्स हैं, 1500 सिम्बल्स, बहुत सारे सिम्बल्स हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ वाला काम हो जाता था। अब जब ये एक्सपर्टीज़ वाला काम है तो श्योर है, हर एक हिस्टोरियन श्योर हो जाता है कि भाई हर किसी के बस की तो बात नहीं होती थी कि इनको इन स्क्रिप्ट्स के बारे में जानकारी रखे या पढ़े लिखे। तो बहुत सारे मेसोपोटामियंस इलिटरेट थे,
ये हमारा कंक्लूजन निकलता है यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। देन हम आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म पे। ये टॉपिक हमने मिस कर दिया था अभी कुछ देर पहले, ठीक है। तो सिटीज़ और टाउन्स जो थे वो लार्ज पॉपुलेशन के प्लेसेस नहीं थे, ठीक है। सिटी पीपल सीज टू बी सेल्फ सफिशिएंट। अगेन सिटीज़ में जो भी रह रहे हैं हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तुम ही खुद देखो ना, तुम किसी ना किसी शहर के को बिलोंग करते होगे, उस शहर में क्या तुम सारे काम खुद करते हो? क्या तुम अनाज खुद उगाते हो? क्या तुम चीज़ें खुद बनाते हो? क्या तुम उनको कंज्यूम जो भी तुम कंज्यूम करते हो क्या खुद बनाते हो तुम? नहीं बनाते ना। इसलिए डिपेंडेंसी इंटरडिपेंडेंस है। और यहाँ पर जब इंटरडिपेंडेंस आता है उस टाइम पे तो डिवीजन ऑफ लेबर आ जाता है, बिकॉज हर एक सोशल ग्रुप हर एक काम को वो नहीं कर सकता, वो एक पर्टिकुलर काम को करेगा एंड ये सोशल सेटअप था, ठीक है। एंड इसके लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, हमने पहले डिस्कस कर लिया ये, बट मैं थोड़ा सा फिर से बता दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे जहन में आ जाए, ठीक है। एंड मटेरियल्स डिफरेंट प्लेसेस से आते थे फॉर सिटी मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। लाइक हमने ट्रेड की बात करी, ठीक है। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो था वो एक प्लेस में था टू फैसिलिटेट अ कॉन्टीन्यूस इंटरेक्शन अमंग देम, यानी कि ईजी शब्दों में बोले तो सोशल गोल्स अचीव हो सकें। सोशल गोल्स क्या होते हैं? कलेक्टिव गोल्स होते हैं, हारमनी हो, ठीक है, सारे इकोनॉमिक जो गुड्स हैं वो अवेलेबल हो सारे लोगों के लिए, ये सोशल गोल्स होते हैं। एंड इसके लिए कंटिन्यूस इंटरेक्शन ज़रूरी होता है लोगों के बीच में, ग्रुप्स के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर कोई खाना बना रहा है तो खाना खरीदने वाला भी होगा जो उससे इंटरेक्ट करेगा तभी तो खाएगा। सो इंटरेक्शन ज़रूरी है। इंटरेक्शंस के लिए एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है एंड उसके लिए डिवीजन ऑफ लेबर एक उसकी एक फीचर तुम मान सकते हो, ठीक है। ट्रेड कैसे होता था अगेन हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। बहुत सारे साउथ के जो रीजन्स थे वो स्टोन्स, सील्स और जेवल्स, दैट इज़ मिनरल्स, सीधे सीधे तो मिनरल्स बोल सकते हो, उनकी कमी महसूस करता था, कमी पाई जाती थी वहाँ पे, ठीक है। तो इराकी पाम, डेट पाम का जो लकड़ी होता था और पॉपुलर का जो लकड़ी होता था वो इतना इनफ, पॉपुलर की लकड़ी बहुत बेकार होती है, वो इतने स्ट्रांग नहीं होते थे कि बस तुम उससे पहिए बना सको, किसके? रथों के पहिए, जो बैलगाड़ी के पहिए होते हैं उनके। इसलिए हमको वो बाहर से मंगाना पड़ता था, ठीक है। और कोई मेटल नहीं था, अगेन मिनरल्स हो गया तो मेटल्स में ही आ गया वो, मेटल्स एंड मिनरल्स में। तो बिसाइड्स क्राफ्ट, ट्रेड एंड सर्विसेज, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। आज भी और तब भी, आज भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेसोपोटामियंस ट्रेड कर सकते थे, अबंडेंट टेक्सटाइल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर वुड, कॉपर, टिन, ये हमने पढ़ लिया कि अपने एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री से भी गुड प्रोड्यूस होते थे, वो ट्रेड करते थे इन एक्सचेंज ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स, ठीक है। एंड कैसे करते थे? अक्रॉस रिवर्स, कैनाल्स एंड नेचुरल चैनल्स जो थे, नेचुरल चैनल्स का मतलब हो गया रिवर्स, इसके थ्रू ट्रेड करते थे, ठीक है, अक्रॉस सेटलमेंट्स। सो ये था तुम्हारा सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। अर्बनिज्म यानी कि अर्बन लाइफस्टाइल कैसे थी वहाँ पे मेसोपोटामिया में। देन कम्स लेगेसी ऑफ राइटिंग, हम राइटिंग वाले को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेगेसी है मेसोपोटामिया की वो है उसकी स्कॉलरली ट्रेडिशन ऑफ टाइम रेकॉर्डिंग एंड मैथमेटिक्स। अगर ये लोग टैबलेट पे लिखना नहीं सीखते ना तो ये सब कुछ भी पॉसिबल नहीं होता इनके थ्रू, क्योंकि इन्होंने टैबलेट पे लिखना शुरू किया, क्लियर टैबलेट पे, ठीक है, ये वाले टैबलेट पे नहीं, क्लियर टैबलेट्स पे, इसलिए ये सब कुछ अचीव कर पाए ये लोग, ठीक है। तो अगर हम देखें तो अराउंड 1800 BC, ध्यान देना 2600 BC, 3200 BC के अराउंड तो डेवलप ही होना शुरू हुआ था, राइट। इन्होंने सीखा ही था इस टाइम पे कि कैसे टैबलेट को यूज़ करते हैं। इन्होंने 600 सालों में टैबलेट्स पे 5000 सिम्बल्स बनाना सीख लिया था। एंड अराउंड 1800 BC, ठीक है, कितने साल हुए? 800 सालों में, ठीक है। इन्होंने ये सीख लिया था कि टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिक्स, स्क्वायर रूट, डे को कैसे डिवाइड करते हैं, मंथ को कैसे डिवाइड करते हैं, सब कुछ जान लिया था इन्होंने, ठीक है। तो हमको टैबलेट्स इस टाइम पे मिलते हैं 1800 के टाइम पे, विद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन टेबल, स्क्वायर रूट, ये सब के साथ मिलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वाओ। एक साल को 12 महीने, एक मंथ को 4 वीक्स, एक दिन को 24 घंटे और एक आवर को 60 मिनट्स में या 60 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया था इस टाइम पे। तो बहुत ही रिच ट्रेडिशन था जो कि एक राइटिंग स्टाइल से डेवलप हुआ था इनका, और ये इनकी लेगेसी थी। एंड उसके बाद इसी लेगेसी को अडॉप्ट किया, ऐसा नहीं कि मिट गया, ये अडॉप्ट किया अलेक्जेंडर ने। और अलेक्जेंडर के बाद जो उसके वंशज आए, जो आगे उनका एम्पायर चला, मेसोडोनियन एम्पायर जो चला,
फिर ये ग्रीक्स के पास गया, ग्रीक से फिर पूरे रोमन किंगडम में पहुंचा, और रोमन से फिर पूरे मेडिवियल, और मेडिवियल से मॉडर्न टाइम्स हम इसको फॉलो करते हैं किसी न किसी वे में, ठीक है। सो ये जो चैप्टर था, इसके जितने भी चैप्टर के जो नोट्स हैं, इस चैप्टर के जो नोट्स हैं, माइंड मैप है, तुमको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। अगर तुम लोग वेबसाइट पे जाओगे एंड वहाँ पर अगर तुम लोग लॉगिन कर लेना, एंड उसके बाद जो भी प्रोसीजर है, लॉगिन करने के बाद जो डिटेल्स फिल कर देना, लॉगिन करने के बाद सीधा तुमको स्टडी मटेरियल्स पे तुमको सारी चीज़ें मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ऑल्सो अगर तुम लोग लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो, सो ऑल्सो तुम लोग वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन है, उसको फिल कर सकते हो, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे मैं ऑनलाइन पढ़ा दूँगा, ठीक है। एंड उसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी, कोर्सेज़ वगैरह सब, जो भी लाइव बैचेस के स्टूडेंट होंगे उनके लिए फ्री रहेगा वो। एंड आई एश्योर कि इस चैप्टर में अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट का कुछ भी है ही नहीं, ठीक है, जो तुमको अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। इन बेसिक चीज़ों को अच्छे से पढ़ लो, तुम्हारे चैप्टर का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि तुम छोड़ दोगे, ठीक है। इवन आज तक जिन क्वेश्चंस पे लाइक बना नहीं है, मतलब जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चन बना नहीं है, जिन क्वेश्चंस को बनाया नहीं गया, उन क्वेश्चंस को भी हमने बीच बीच में डिस्कस कर लिया, ठीक है। एंड जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। सो अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट्स में तुम लोग बताओ। मैं अराउंड 12 to 16 आवर्स अवेलेबल हूँ तुम्हारे कमेंट्स को पढ़ने के लिए, एंड मैं रिप्लाई भी करूँगा। अगर कोई डाउट क्वेरीज हैं तो प्लीज़ रीच आउट टू मी। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, प्लीज़ अगेन रीच आउट टू मी अगेन, ठीक है। एंड ऑल्सो कमेंट, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि एज अ ह्यूमैनिटाज हम ग्रो कर पाएँ, ठीक है। हमारी जो कम्युनिटी है वो ग्रो कर पाए, बिकॉज वी आर न्यू हेयर। सो ऑल्सो प्लीज़ कमेंट कि कैसा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं, बिकॉज इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो हमेशा होने चाहिए। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।